डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट बड़ा अहम टॉपिक है और बहुत कुछ लिखा गया है इन लास्ट 50 ईयर्स इस पे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस पे हम बात कर चुके हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में शायद पार्ट 8 है वो, उसमें हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात किया। आज हम डिबेट पे बात करेंगे। अब इसको क्या समझा जाता है? दैट इट इज प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूड एंड मार्केड इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। ये बिल्कुल आसान है। अब दो बातें इसमें हैं। एक तो ये है कि प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम जनरेटेड बाय इंडस्ट्री, और दूसरा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन इट। तो क्वांटिफिकेशन के लिए हम यही दो चीजें लेते हैं, और यानी दीज आर यूज्ड एट क्वांटिटेटिव मेजर्स और ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डिक्लाइन। अगर इसमें यानी इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्रपोर्शन, जो मैंने दो चीजें बताई, अगर इसमें इजाफा है देन देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड इफ देयर इज डिक्रीज इट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि क्या हुआ होगा। बुनियादी तौर पे दो ही बातें हैं। एक है हमारा जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर। तो हम जानते हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है प्रेडोमिनेटली, यानी अक्सरियत जो पॉपुलेशन की है वो इसी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी कभी यानी इसमें दूसरा जो हम सेक्टर लेते हैं सेकेंडरी जो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब हम उसमें कमी देखते हैं तो हम उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा पावर था कॉटन टेक्सटाइल और हैंडलूम वीविंग में, बड़ा पावर था। और एनिशेंट से ही मेडिवल में बहुत एक मतलब आप दुनिया का इसमें एक सुपर पावर बन गया था। अब देखते हैं हम कि हमारे पास जो मॉडर्न टाइम में ये चीज सामने होके आती है, तो हमारे पास रिपोर्ट्स है, चाहे वो जो यहाँ पे सेंसस हुई है या फेमाइन या फिर जो इंडस्ट्रियल सर्वेज, जिसमें मशहूर एक है जो कॉलोनीज ने 1890 में बंगाल का मैन्युफैक्चरर्स का सर्वे किया था, और कमिंग्स ने 1908 में। तो इन यानी जो सेंसस पढ़ते हैं हम या ये रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जब इनमें हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी उसका डिक्रीज होता है, तो हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब देखिए, इफ देयर इज डिक्रीज ऑफ पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर, इट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो नेशनलिस्ट थे, आप दादा भाई नौरोजी को देखिए, आप तिलक को देखिए, आप महात्मा गांधी को देखिए, सारे लोग इस पे बात कर रहे थे कि जो एडवर्स इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश का हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, ये सब लोग इस पे डिस्ट्रक्टिव रोल जो उनका रहा, क्योंकि उनका जो इनफ्लो ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो इंडिया में हुआ, वो जिस स्केल पे वो हुआ, जिस मैग्नीट्यूड में वो हुआ, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवर्स इम्पैक्ट उसका रहा। अब देखिए, द इंडिया वाज सबऑर्डिनेटेड टू ब्रिटिश इकोनॉमी। तो ये क्या हुआ कि हम इंपोर्टर बन गए ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और हमने अब क्या किया, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज थी उनको हम एक्सपोर्ट करते थे। पहले मतलब हम एक्सपोर्टर थे, कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं इस पे बात कर चुका हूं। अब इसी तरह से जो वो प्रेफरेंशियल टैरिफ पॉलिसीज उन्होंने अपनाई, तो उसने भी यानी उनके अपनी क्राइसिस थी, तो हमें इस्तेमाल एक्सप्लॉइट उसके लिए किया गया। अब मैं डिबेट की तरफ आ रहा हूं। तो देखिए, के.एस. शिलवंकर, उनने द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया 1940, उसके बाद आर.पी. दत्त, इंडिया टुडे 1947। दे कॉल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी आफ्टर 1875 द पीरियड ऑफ डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पेजेंटाइजेशन। तो ये जब डिबेट मतलब अब वो एक स्ट्रक्चरल आर्गुमेंट बन रहा है, और ये डिबेट की शक्ल अब इख्तियार करता जा रहा है। इसी तरह से कॉलिन्स ने भी यही कहा। तो जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो उनके स्कॉलर्स थे, उन्होंने पहले इसको कैसे मतलब एक काउंटर आर्गुमेंट उनका पहले सिंपल सा था कि ये तो एक लॉजिकल था, यानी जैसे ही मॉडर्नाइजेशन हो रही थी तो लॉजिकल था कि जो
ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे, यहाँ पे कॉटन, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, हैंड स्पिन वगैरह, ये तो इनको तो खत्म होना ही था, यानी नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। ये ब्रिटेन में भी हुआ था, लेकिन वहां क्या हुआ कि जो मतलब वहां के लोगों के साथ क्या हुआ, बर्तानिया में वहां पे भी हुआ कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी वो साइडलाइन हो रही थी, बट इट वाज काउंटर बैलेंस्ड बाय द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम जनरेटिंग, यानी उनकी इनकम भी ज्यादा हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा उनको मिली, तो वो बैलेंस हुआ जो वहां पे हुआ था। यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद जो एक सिस्टमैटिक तरीके से मतलब स्टडी की, अच्छा ये एलसीए नॉलेज और वेरा एनएसटी और लेटर जो ये डेनियल थॉर्नर, तो थॉर्नर का बड़ा इसमें रोल था। उसने ये कहा कि जो नेशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट इट वाज बेस्ड ऑन डेसिनियल सेंसस, यानी हिंदुस्तान में हर 10 साल बाद सेंसस होती थी। सो ये 1881 से लेके 1931 तक जो ये डिसेनियल सेंसस हुई, उसकी बेस पे ये सारा नेशनलिस्ट का आर्गुमेंट था कि यानी डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि वो पढ़ रहे थे कि सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं कि लोगों ये जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीज लगातार हो रहा है, यानी लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो दे पॉइंटेड टू डिक्लाइन इन सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन उनका ये कहना था दैट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, ये बड़ा मुश्किल है कि हम इसको क्वांटिफाई करें। वो साहब कहते थे दैट इट वाज बेस्ड ऑन कंफ्यूजन ऑफ कैटेगरीज, यानी कंफ्यूजन ऑफ कैटेगरीज का क्या मतलब है कि उस टाइम की जो सेंसस रिपोर्ट्स में उनमें बिल्कुल यानी जो साइंटिफिक तरीका उसको इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये नहीं हम मतलब क्लियर कट कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर में था और ये प्राइमरी सेक्टर में था, तो ये मतलब इंडस्ट्री में कौन था, मैन्युफैक्चरिंग में कौन था, एग्रीकल्चरिस्ट कौन था, फुल टाइम कौन था, पार्ट टाइम जॉब में कौन था, ये मतलब बड़ा कंफ्यूजन नेशनलिस्ट को हुआ और देयर वाज नो क्लियर कट सेपरेशन, वहां कोई क्लियर कट सेपरेशन नहीं थी। अब ये मिसरीडिंग ऑफ कैटेगरीज, यानी वो कंफ्यूजन ऑफ कैटेगरी जो कि मिसरीड किया इस सेंसस को नेशनलिस्ट्स ने, उन्होंने कहा कि डिक्रीज हो रहा है, तो उसने एक अल्टरनेटिव कैटेगराइजेशन सामने की कि आप एक तरफ मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड रखे, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर एंड जनरल लेबर। फिर वो साहब कहते हैं कि देखिए अगर आप मैन्युफैक्चर कम ट्रेड देखें तो हम देखते हैं 1881 से लेके 1931 मेल्स में ये 18% से 15% का डिक्रीज होता है, और अगर आप एग्रीकल्चर में देखो तो उसमें कोई खास मतलब इंक्रीज नहीं होता। 1881 में 74% थे और 1931 में 76% थे, यानी एक फुल टाइम है और एक पार्ट टाइम है। तो कैटेगरीज का मिसरीड करना यानी कोई क्लियर सेपरेशन नहीं होना, वही नेशनलिस्ट आर्गुमेंट था। फिर उन्हें फीमेल्स पे ऐसा ही किया, मतलब उनकी रिसर्च थे, और उसके बाद वो डेनियल थॉर्नर कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ कंफ्यूजन ऑफ कैटेगरीज था। इट वाज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिसंस, प्रोड्यूसर्स, फिर रीजनल वेरिएशंस, वेरिंग पीरियड्स। तो पूरा नेशनलिस्ट ने इसको स्टडी नहीं किया था, जिसकी वजह से ये पूरा मसला सामने आया। अब उसके बाद 1916 एक बड़ा इसमें दौर आता है, एक उस साल एक मतलब बड़े पैमाने पे इस पे काम हुआ। वो एक मशहूर आदमी था, मॉरिस, डेविड मॉरिस। तो उसका अब कहना था कि दैट ऑल आर्गुमेंट वाज बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ राइजिंग इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी जो पूरा ये सामने रखा गया, ये किस बुनियाद पे रखा गया कि हम देखते हैं पर्टिकुलर पीरियड में ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो इंडिया में आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा मतलब इजाफा हो रहा है। तो इजाफा होने का मतलब यही है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा गुड्स आ गए, जिसकी वजह से हमारा अपना मार्केट कोलैप्स किया, और ये डिइंडस्ट्रियलाइजेशन है। यानी पहले एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता है, इस पीरियड में इंपोर्ट ज्यादा है। तो उसने कहा कि दैट
नेशनलिस्ट्स ये या जो इसके मतलब प्रोटोगेनिस्ट्स है वो ये नहीं समझ पाए हैं कि इंपोर्ट्स इस वजह से भी हुए होंगे कि देयर वाज वो कहते हैं राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो, यानी मतलब क्या होता है कि दैट देयर कुड हैव बीन एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। जब डोमेस्टिक मार्केट बढ़ गया तो लॉजिकली ज्यादा गुड्स की डिमांड थी, तो इसी वजह से ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट हुआ। लेकिन इसको यानी वो कहते थे कि जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड है ये इसको मतलब प्रूव नहीं कर सकते कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। अब इसका जवाब दिया गया, हम देखते हैं बिपिन चंद्रा, तपन राय चौधरी, इसी तरह से मात्सुई वगैरह, उन्होंने इसका जवाब दिया। तो उनको पहले ये कहा गया कि पहले ये साहब तो पूरा एक जो इतनी एविडेंस है, लार्ज एविडेंस है, उसको पूरा नेग्लेक्ट यानी उसकी तरफ देखते ही नहीं है। दूसरा यानी डोमेस्टिक मार्केट कुड हैव ग्रोन, डोमेस्टिक मार्केट ग्रो हुआ यानी पॉपुलेशन का इजाफा हुआ, लेकिन एक और बात यह है कि पर कैपिटा इनकम में कोई इंक्रीज नहीं होता है इस पीरियड में। तो जब पर कैपिटा इनकम में ही परचेजिंग पावर आप देखेंगे लोगों का, तो ये बिल्कुल यानी मॉरिस डेविड मॉरिस इन चीजों को खा गया है। अच्छा, वो एक और यानी वो साहब कहते थे कि देयर वाज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ इंपोर्टेड यार्न, यानी यार्न इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें कमी आ गई थी इसकी कीमत में। इस पे बिपिन चंद्रा या मात्सुई इन्होंने ये जवाब दिया कि ठीक है, यानी इंपोर्टेड यार्न जो था उसमें कमी आ गई थी, लेकिन जो वीविंग कॉस्ट से वो अभी तक वही था, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि देयर वाज नो डिक्लाइन इन वीविंग कॉस्ट्स। तो अब वीविंग कॉस्ट्स में जब डिक्लाइन ही नहीं हुआ, आपके चीप गुड्स आ रहे हैं, हमारे जो हम जो बना रहे हैं उन पे वही अभी तक खर्चा आ रहा है, तो लिहाजा हमारे लोग इस पे कम्पीट नहीं कर पाए। अब इसके बाद इसमें एक और जो इंटरवेंशन हुआ उसको हम कहते हैं अमिया कुमार बागची। सो उन्होंने क्या किया कि एक सर्वे हुआ था उसको कहते हैं बकनन हैमिल्टन सर्वे, 1908-13 तक ये सर्वे हुआ था। उसके बाद उन्होंने सेंसस ऑफ 1901 को सामने रखा। अब वो क्या कह रहे हैं बागची कि ही आर्ग्यूड दैट द पॉपुलेशन ऑफ बिहार डिपेंडेड ऑन सेकेंडरी सेक्टर, इट डिक्लाइनेड फ्रॉम 18.6% टू 8.5%। यानी ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया आपको 1809 से लेके 1901 तक, इसमें 18.6 से लेके 8.5% यानी पूरा 10% की कमी इसमें आती है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो और क्या है। अब उन्होंने पूरा स्पिनर्स पे यानी फोकस किया था। वो कहते थे कि एक वीवर के मुकाबले में वहां 2 स्पिनर्स होते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि ये स्पिनर ज्यादातर फीमेल्स होते हैं, जो फुल टाइम जॉब इक्विवेलेंट इसको हम कहेंगे कि वो नहीं थे। अच्छा, अब इसको विग्जियानी ने इसको चैलेंज किया। एक ये कि जो ये रिपोर्ट था बकनन हैमिल्टन, तो ये मतलब एडम ने इसको टेबल किया था, तो ये इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। लिहाजा जो वो कहते थे कि जो ये लंदन लाइब्रेरी है, ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी लंदन में है, वहां में मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखना पड़े ताकि ये जेनेवा रिपोर्ट है या नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि बकनन के रिपोर्ट में हम कोई ज्यादा इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, या इसको हम मतलब ऑथेंटिक इस वजह से नहीं मान सकते क्योंकि ही ट्रेवल्ड 2500 माइल्स, उसमें 10 माइल्स वो एक दिन में कवर करते थे, फिर जो लोकल रेस्पोंडेंट्स थे वो लोकल थे, तो उस पर ज्यादा कोई हमारा एतमाद नहीं है। फिर उन्होंने यही बात की कि द इशू ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब इक्विवेलेंट, यानी ये बहुत ज्यादा है कि एक वीवर के मुकाबले में आप 10 स्पिनर्स को लगाते हैं, फिर वही 20 स्पिनर्स, और फिर वही बेरोजगार होते हैं। तो उस बिना पे आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेशो है। कुछ ने तो इसको 1:3 किया है इसके मुकाबले में। सो ये ओवर एस्टिमेशन है, यानी ओवर एस्टिमेशन है, फोकस ऑन विमेन है। और फिर वो कहते थे कि ये जो रियल इनकम पर वर्कर था ये इस पीरियड में इजाफा हुआ, यानी ये एक बात है। अब इसको हम ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। तो जब ये सारे आर्गुमेंट सामने आ गए तो दिन ब दिन इस मसले में यानी मसला कॉम्प्लेक्स होता गया।
अब इसमें रीजनल स्टडीज होती गई, तो रीजनल स्टडीज में क्या पता चला कि एक ही टाइम पे पूरा जो यानी ब्रिटिश गुड्स थे वो इंडिया के हर रीजन में पेनिट्रेट नहीं किए, यानी फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड ये डिफरेंट रहा हर रीजन में। अगरचे बंगाल या ईस्टर्न बंगाल ज्यादा इम्पैक्टेड रहा, लेकिन राजस्थान में बहुत लेट आया क्योंकि वहां रेलवे लाइन ही नहीं थी। यानी हम देखते हैं कि 400 माइल्स थे रेलवे लाइन 1881 में, तो रेलवे ना होने का मतलब यह है कि गुड्स की पेनिट्रेशन अभी नहीं हुई थी। इसी तरह से वो स्पेक्सर, कुनार्ड स्पेक्सर, उन्होंने कहा कि यानी जो लंकाशायर से गुड्स आते थे तो मद्रास में इनका जो वॉल्यूम था दैट वाज लो एज कंपेयर टू बंगाल। तो रीजनल वेरिएशन, यानी जिस तरह बंगाल में हुआ तो हर जगह इतना ही इंपोर्ट नहीं हुआ, यानी वो मद्देनजर रखना है क्योंकि रीजन यानी एक ही टाइम पे ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं आए थे। जिस तरह पेशवा की टेरिटरी हम देखते हैं, तो पेशवा की टेरिटरी में क्या हुआ, यानी वहां बिजनेस कम्युनिटी ने थ्राइव किया क्योंकि वो बहुत लेट ब्रिटिश के कंट्रोल में आया। ये बड़ी यानी रीजनल स्टडीज बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब जो रिसेंट स्टडीज है उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जैसे तीर्थंकर रॉय है, डगलस हेज है वगैरह, तो ये जो रिविजनिस्ट्स है इन्होंने एक नए सिरे से इस पे अब काम शुरू किया। यानी आप देखिए कि ये जो तीर्थंकर राय है वो कहते थे कि हिस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन एंड हर कॉलोनीज आर सिमिलर इन सर्टेन कोर रेस्पेक्ट्स। वो मतलब उनका एक आर्गुमेंट था कि जो स्विस कनाल बनी या जो ग्रेट डिप्रेशन था तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे रहा, यानी इन चीजों से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो आप डिइंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं ऐसा भी नहीं था, पॉजिटिव चेंजेस भी आई। So this Tirthankar Roy he focused on 5 Indian industries, तो उसमें that employed intensive artisanal labor, हैंडलूम वीविंग, गोल्ड थ्रेड इसको हम जरी या जरी कहते हैं, लेदर, इसी तरह से ये क्राफ्टर्स, तो ब्रास वर्क एंड क्राफ्टर्स। वो कहते थे कि ओनली कॉटन टेक्सटाइल्स फेस्ड कंपटीशन, यानी सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल्स ने कंपटीशन यहाँ पे फेस किया, और बाकी जो चीजें थी यानी हैंड वोन टेक्सटाइल्स दे अडेप्टेड सफिशिएंटली एंड एक्सपोर्ट, यानी उन पे कोई खास कंपटीशन नहीं था। और जिन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दिया, हैंडीक्राफ्ट छोड़ दिए, वो पार्ट टाइम थे, फुल टाइम जॉब वाले नहीं थे वो। अच्छा, उनका एक और बड़ा इसमें था, यानी अभी तक ये समझा जाता था कि यानी हैंडलूम ने सर्वाइव किया। कैसे सर्वाइव किया? इट वाज थॉट दैट जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्टर्स थे दे सर्वाइव्ड बिकॉज दे शिफ्टेड टू कोर्स क्लॉथ कैटरिंग द नीड्स ऑफ जनरल पब्लिक, यानी वो अमीर लोग वो कपड़े पहनते थे तो यहाँ के लोकल्स ने उसको शिफ्ट किया कोरस, यानी सस्ती चीप ये जो गुड्स थे उनकी तरफ शिफ्ट किया। सो दैट इज वाई सर्वाइव किया। 1930s तक जब इंडियन मिलर्स के साथ उनका कंपटीशन हुआ, यानी हैंडलूम वीविंग इसने सर्वाइव किया। तो इसमें तीर्थंकर राय ने बड़ा एक सिस्टमैटिक आर्गूमेंट, यानी 4 प्रोसेस विच वर्कड एंड इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ इंडियन हैंडलूम सेक्टर। अब मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर डिटेल से बात करूं, लेकिन उनका ये आर्गुमेंट था। एक और बात जो इसमें है कि यानी वो कहते थे कि देयर वाज राइज इन इंडस्ट्रियल इनकम, लेकिन ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन नहीं था, बिकॉज इट वाज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पर वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो ये यानी टेक्नोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन से फिर इंडस्ट्रियल मतलब रिऑर्गेनाइजेशन, फैमिली लेबर के जगह अब वेज लेबर आ गया, तो इस वजह से यानी ये जो ये राइजिंग इंडस्ट्रियल इनकम थी। ये तीर्थंकर राय, मैंने इसको थोड़ा कट किया क्योंकि यानी वो कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल वो पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं कि हैंडलूम ने सर्वाइव किया और सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल्स ने मतलब यहाँ पे सफर किया। मैं ये जो मॉरिस डेविड, इनकी एक बात मैं भूल गया था, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया में मतलब इस पीरियड में जब हम डिइंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, सो जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉटन इट वाज प्राइवेट एंटरप्राइज, लार्जली प्राइवेट एंटरप्राइज। उसके बाद उनका जो आर्गुमेंट असल में मुझे अब याद आ गया कि टेक्नोलॉजी डिड नॉट डेवलप साइमल्टेनियसली इन कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग सेक्टर्स इन ब्रिटेन, यानी एक ही साथ वहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कॉटन स्पिनिंग में भी और वीविंग में भी। सो दैट इज व्हाई इंडियन हैंड स्पिनर्स फेस्ड ब्रिटिश कंपटीशन। तो सिर्फ इन लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ा 1830s तक, और जो हैंडलूम था उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं था। लिहाजा ये डिइंडस्ट्रियलाइजेशन एक मिथ है।
अब मैं इस पे यानी इसको समेटने की कोशिश करूंगा। हार्वर्ड से दो इकोनॉमिस्ट्स है, एक है किलिंग स्मिथ एंड विलियमसन। वो दोनों साहब इस पे एग्री है कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, यानी हम देखते हैं डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बट दे एस्क्राइब इट टू नेगेटिव प्रोडक्टिविटी शॉक्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, अच्छा, अब इसमें कौन सा फैक्टर है? वो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट देयर वाज मुगल डिक्लाइन, यानी उनके हिसाब से डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और ये दो फेजेस में हुई। 1750 से 1810 दिस वाज इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मुगल डिसोलेशन, यानी मुगल एम्पायर का जवाल होता है, रेवेन्यू फार्मिंग हो गई, रेवेन्यू बर्ड्स पीजेंट्स पे आ गया, फिर उससे जो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इज इंक्रीज्ड हुई, वेजेस पुश अप हुई, दैट इज व्हाई देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1810 से 1860 तक वो कहते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड इट पुश्ड डाउन प्राइसेस ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी उससे जो हमारे यहाँ लोग, उनके लिए कोई खरीदार नहीं था, सो देयर वाज फॉलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं इट इंटेंसिफाइड इन 1821 टू 1854, यानी ये डीइंडस्ट्रियलाइजेशन वो कहते हैं। एक और बात इसमें है एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो माइकल टॉमी, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे 19वीं सेंचुरी पे फोकस किया। तो उनके हिसाब से सेवेरेस्ट स्टेट वाज इन 1790 टू 1830 एंड फ्रॉम 1850 टू 1818, यानी जब बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं इसको ऐसे कहता हूं कि देयर वाज डिक्लाइन इन हैंडलूम प्रोडक्शन इन 1850 से 1880 तक, और उसके हिसाब से अराउंड 3.6 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट। तो ये उस टाइम की पॉपुलेशन का 1.5% है जो बेरोजगार हुआ। अच्छा, अब एक देखिए वो इसमें एक और क्या मतलब पर यार्ड्स, यानी एक आदमी कितने यार्ड्स इस्तेमाल करता है कपड़ा, कितना बर्तानिया से आ रहा है, यहाँ कितना डिक्लाइन हुआ वगैरह वगैरह, ये पूरा जो आर्गुमेंट इन्होंने इसमें ना सिस्टमाइज किया है। अच्छा, कृष्णमूर्ति वो कहते हैं कि 1901 से लेके 1951 तक employment in factories in manufacturing sector it rose from 0.6 to 2.9 million, and in the small scale enterprise it declined from 12.6 to 11.4 million। तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में डिक्लाइन होता है एम्प्लॉयड में। हम लार्ज स्केल पे देखते हैं कि इसका इजाफा होता है। वो यहाँ क्योंकि यहाँ वो इंडस्ट्रीज यानी जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुई, फिर जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज यहाँ पे वजूद में आ गई। तो ओवरऑल यानी बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि क्वांटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, डाटा की प्रॉब्लम है। तो नेशनलिस्ट ये कहते हैं कि डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और ब्रिटिश स्कॉलर्स इसके मतलब कॉन्ट्री आर्गूमेंट्स देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो प्रेफरेंशियल टैरिफ पॉलिसीज थी, उसके बाद जो इंपोर्ट गुड्स का जो यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि डिइंडस्ट्रियलाइजेशन थी। अगर हम उस बड़े पे एग्जैजरेट करके इसको बताएं, शायद वो रियलिटी ना हो, लेकिन ये मतलब डिइंडस्ट्रियलाइजेशन थी। ये तो फैक्ट्स यानी जो हमारा भी इसमें यही हमारी भी सोच है कि देयर वाज डिइंडस्ट्रियलाइजेशन टू सम एक्सटेंट। फिर चाहे उसके और भी फैक्टर्स हम मतलब सामने रख सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल था, खासकर जो कॉटन टेक्सटाइल्स था, तो इसमें डिइंडस्ट्रियलाइजेशन थी। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम एजुकेशन पे बात करेंगे। थैंक यू।